So hello everyone, welcome back, and this is part 2 of our chapter Factors of Production, ICSE Class 10 Economics. तो हमने पिछले पार्ट में प्रोडक्शन क्या होता है वो समझा था, प्रोडक्शन में कितने यूटिलिटीज बनते हैं उसको देखा था। देन हमने इंट्रोडक्शन देखा था, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के कैरेक्टरिस्टिक्स। देन लैंड के टॉपिक को हमने डिटेल में देखा था और लेबर वाले टॉपिक को भी हमने डिटेल में देख लिया था। Now, in this particular part, we are going to complete this chapter. We are going to complete the portion of capital as well as enterprise. तो कैपिटल में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना, आपको मीनिंग पढ़ना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ना है, टाइप्स पढ़ना है, मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक, टाइप्स, और आपको एक चीज़ पढ़ना है कैपिटल फॉर्मेशन। तो बस इतना सा करना है और आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा कैपिटल फॉर्मेशन के साथ। सो लेट अस सी, जितना अंडरलाइनिंग यहाँ पे किया हुआ है आपको भी साथ साथ में अंडरलाइनिंग करना है। ध्यान से समझते हैं कैपिटल का मतलब क्या होता है। देखो, इकोनॉमिक्स में कैपिटल का मतलब होता है कैपिटल गुड्स। अभी कैपिटल गुड्स का क्या मतलब हुआ, कैपिटल गुड्स का क्या मतलब हुआ? सो कैपिटल गुड्स उनको कहते हैं जो किसी और प्रोडक्ट को बनाने में काम आते हैं। फॉर एग्जाम्पल मशीन, तो एनी गुड्स विच विल हेल्प यू इन प्रोड्यूसिंग अदर गुड्स, उनको कैपिटल गुड्स कहते हैं। तो इकोनॉमिक्स में जनरली कैपिटल का मतलब होता है वो रिसोर्सेज जिससे हम कुछ और बनाएंगे। अब इसमें कुछ फीचर्स देख लेते हैं। पहली बात तो ये फिजिकल चीज होना चाहिए, जैसे मशीन एक फिजिकल चीज है। दूसरी बात, ये प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब ये मैन मेड है, ये नेचुरल नहीं है, इसको बनाया गया है, इट इज प्रोड्यूस्ड। और तीसरी बात, इट रेफर्स टू स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। जब हम लोग कैपिटल कहते हैं तो मतलब वी आर ट्राइंग टू डिस्कस कि राइट नाउ हाउ मेनी कैपिटल गुड्स आर देयर, उसे कहते हैं स्टॉक ऑफ कैपिटल गुड्स। करेंटली कितना कैपिटल गुड्स हमारे पास है, ठीक है। तो ये हो गया मीनिंग। उसके बाद आप देखोगे तो ये वी आर ऑन पेज नंबर 17। पेज नंबर 17 में आप कुछ टॉपिक स्किप कर सकते हो, जैसे वेल्थ एंड कैपिटल का डिफरेंस यू कैन स्किप, मनी एंड कैपिटल का डिफरेंस यू कैन स्किप, इनकम एंड कैपिटल का डिफरेंस यू कैन स्किप, ठीक है। ये जो डिफरेंसेस है इसे आपको करना है, ये आपके सिलेबस में है। डिफरेंसेस देखो, टॉपिक जब आपको समझ में आ जाएगा तो डिफरेंसेस करना ईजी है। डिफरेंसेस आपको हमेशा लास्ट में करना चाहिए, बीच बीच में मत करते चलना वरना फ्लो ब्रेक होता है। जैसे हमने लैंड का टॉपिक कर लिया, कैपिटल का मीनिंग बता दिया, अब आप एनी 3 डिफरेंसेस कर सकते हैं। सेम विद दिस वन आल्सो, आप ये 3 डिफरेंसेस कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपको लेके चलता हूं फीचर्स की तरफ, और फीचर्स हम लोग 5 करेंगे। सबसे पहली बात, कैपिटल इज मैन मेड। अभी हमने देखा ना, प्रोड्यूस मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, तो ये नेचुरल नहीं है। नेचुरल क्या था? लैंड। दिस इज मैन मेड। ये ड्यूरेबल है। ड्यूरेबल का मतलब ये काफी सालों तक चलेगा, इट विल कंटिन्यू फॉर मेनी मेनी इयर्स। इट इज नॉट पेरिशेबल। पेरिशेबल कौन था? लेबर, ठीक है। पैसिव मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। पैसिव, पैसिव यानी कि ये अपने आप काम नहीं करेगा, इसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट लगना पड़ेगा काम करवाने के लिए, ठीक है। देखो यहाँ पे लाइन लिखा है ना, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनीथिंग बाय इटसेल्फ। अगर मशीन है तो मशीन अपने आप थोड़ी ना प्रोडक्शन कर देगा, मशीन में सेटिंग करना पड़ेगा, मशीन को स्टार्ट करना पड़ेगा, मशीन को बंद करना पड़ेगा, मशीन को प्रोग्राम करना पड़ेगा। तो ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट के बिना अपने आप नहीं होगा। ये एक मोबाइल फैक्टर है। मोबाइल का मतलब ट्रांसफरेबल है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरेबल है। एंड ये इलास्टिक भी है। इलास्टिक हम लोग इकोनॉमिक्स में उसे कहते हैं जो कि चेंजेबल होता है, जिसको आप इजीली चेंज कर सकते हैं, उसे हम इलास्टिक कहते हैं। तो हाँ, हम लोग कैपिटल को बढ़ा घटा सकते हैं। फिक्स्ड क्या था? लैंड। लैंड फिक्स था, लैंड को चेंज नहीं कर सकते थे, दैट वाज इन इलास्टिक। और ये क्या है? ये इलास्टिक है। आप यहीं पे अपने नोटिंग्स के लिए लिख सकते हो, लैंड वाज इन इलास्टिक बट दिस वन इज इलास्टिक, ठीक है। ओके, नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे हम लोग जा रहे हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ कैपिटल। तो आपके सिलेबस में टाइप्स बोला है पढ़ने को, तो हम लोग सारे टाइप्स देखेंगे, आप साथ साथ में मार्किंग करते हुए चलिएगा। नाउ पहला जो टाइप है यहाँ पे वो है फिक्स्ड कैपिटल एंड सर्कुलेटिंग कैपिटल। सर्कुलेटिंग कैपिटल के बगल में आप एक और चीज लिख सकते हो, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इसके बगल में आप लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो फिक्स्ड कैपिटल किसे कहते हैं? देखो, जिस कैपिटल को आप बार बार यूज कर सको, जैसे मशीन हम लोग बार बार यूज कर सकते हैं, ईयर आफ्टर ईयर यूज कर सकते हैं, तो मशीन हो गया फिक्स्ड कैपिटल। बट जिसे आप सिर्फ एक बार यूज कर सकते हैं, जो कि सिंगल यूज होता है, जैसे रॉ मटेरियल। एक बार आपने रॉ मटेरियल लगा दिया तो अब दोबारा थोड़ी ना वो आएगा, वो तो लग गया, फिनिश गुड्स में लग गया, ठीक है। सो वंस यू हैव अप्लाइड इट, इट विल नॉट कम बैक, तो उसे हम कहते हैं वर्किंग कैपिटल या सर्कुलेटिंग कैपिटल, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आता है संक कैपिटल एंड फ्लोटिंग कैपिटल।
संक कैपिटल उसे कहते हैं जो कि एक सिंगल यूज में लगेगा, ठीक है, जो कि इट कैन बी पुट टू अ सिंगल यूज। जैसे यहाँ एग्जांपल दिया प्रिंटिंग मशीन का, प्रिंटिंग मशीन किस काम में आएगा, बस प्रिंटिंग के काम में आएगा, तो उसे हम कहते हैं संक कैपिटल। संक कैपिटल मतलब ऐसा कैपिटल जो कि एक ही यूज हो सकता है। और फ्लोटिंग कैपिटल, फ्लोटिंग कैपिटल को ना फ्री कैपिटल भी बोलते हैं, ये मल्टीपल तरीकों से यूज हो सकता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में दिया हुआ है वुड, लकड़ी, लकड़ी का बहुत काम होता है, घर में भी यूज हो सकता है, ऑफिस में भी यूज हो सकता है, फर्नीचर में भी यूज हो सकता है, ठीक है, तरह तरह की चीजों में यूज हो सकता है। तो जिसके मल्टीपल यूजेस होते हैं उसे हम कहते हैं फ्लोटिंग कैपिटल। तो आवर रॉ मटेरियल एंड थिंग्स लाइक दैट, जिसको आप एक से ज्यादा यूज में लगा सकते हैं, उसे हम फ्लोटिंग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, रेम्यूनरेटिव एंड ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब होता है हेल्प के लिए, ठीक है। रेम्यूनरेटिव कैपिटल वो कैपिटल जो आपने किसी को रेम्यूनरेशन में देना है, यानी सैलरी में देना है, काम के बदले में देना है, उसे हम रेम्यूनरेटिव कैपिटल बोलते हैं। जैसे मेरे बैंक में 5 लाख रुपए पड़े हैं, बट वो 5 लाख रुपए से मैं अपने स्टाफ की सैलरी दूंगा, तो उस 5 लाख रुपए को मैं कहूंगा रेम्यूनरेटिव कैपिटल है। और एक होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी मतलब होता है हेल्प करने के लिए, आप बगल में लिख भी सकते हैं। ऑक्सिलरी उसे कहते हैं जो कि हेल्प पर्पस के लिए होता है, ठीक है। ऑक्सिलरी इज फॉर हेल्पिंग, ठीक है। तो ऑक्सिलरी कैपिटल का यहाँ एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे कि मशीन्स हो गया, तो मशीन्स किस काम में आता है, आपको प्रोडक्शन में हेल्प करने के लिए आता है, तो वो हो गया ऑक्सिलरी कैपिटल, ठीक है। नेक्स्ट कम्स मटेरियल एंड पर्सनल कैपिटल। मटेरियल अगेन मतलब जो फिजिकल है, जिसका टैंजिबल एग्जिस्टेंस है, उसे हम मटेरियल कैपिटल कहेंगे। और जो हमारा स्किल्स होता है वो हमारा पर्सनल कैपिटल होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल में गिवन है आपकी पेंटिंग स्किल्स, आपकी पेंटिंग स्किल्स आपका पर्सनल कैपिटल है। आप पेंटिंग करके उसे बेचना चाहते हैं, आप प्रोफेशनली पेंटर है, तो आपको जो टैलेंट या स्किल मिला है ना, वो आपका पर्सनल कैपिटल है, ठीक है। टीचिंग स्किल किसी टीचर का पर्सनल कैपिटल होता है। बट फिजिकल कैपिटल या मटेरियल कैपिटल उसे बोलते हैं जो सामान होता है जिसको यूज करके हम लोग कोई भी चीज बनाते हैं, ठीक है। ओके, देन कम्स रियल मनी एंड डेट कैपिटल। रियल कैपिटल क्या होता है, देखो प्रोडक्शन करने के लिए हमें कुछ चीजें लगती है, फॉर प्रोडक्शन वी नीड सर्टेन थिंग्स, तो उन थिंग्स को हम लोग कहते हैं रियल कैपिटल। डेफिनेशन मार्क है यहाँ पे, आप मार्किंग कर लोगे, जो मैं बोल रहा हूँ सुन लो, फिर बाद में पढ़ लोगे तो वही सब जो बोल रहा हूँ वही सब यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। सो रियल कैपिटल आर थिंग्स वी रेफर टू फिजिकल स्टॉक ऑफ गुड्स। तो ये कुछ फिजिकल चीजें होती है जिससे आप अपना प्रोडक्शन करते हो, दैट इज रियल कैपिटल। जब आप पैसे लगाते हैं बिजनेस में तो उसे हम कहते हैं मनी कैपिटल, ठीक है। तो प्रोडक्शन करने के लिए आपको पैसे लगेंगे ना, पैसे से ही तो हम लोग खरीदते हैं बाकी चीजें। तो मनी जो आप अपने बिजनेस में लगा रखे हैं उसे हम मनी कैपिटल कहते हैं। सामान जो अपने बिजनेस में रखे हैं उसे हम रियल कैपिटल कहते हैं। एंड जो हमने दूसरों से उधार ले रखा है उसे हम डेट कैपिटल कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज बोरोड कैपिटल। बोरोड कैपिटल मतलब ये अपना नहीं है, ये किसी से उधार दिया है हमने प्रोडक्शन करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बड़ा सिंपल है, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन कैपिटल। तो प्रोडक्शन कैपिटल क्या होता है, जो हेल्प करेगा लेबर को प्रोडक्शन में। जैसे मशीन्स, अगेन मशीन सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है कैपिटल का। कहीं भी देखोगे मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जांपल मशीन ही दिया हुआ है। तो एनीथिंग दैट विल हेल्प द लेबर इन प्रोडक्शन उसे हम प्रोडक्शन कैपिटल कहेंगे। तो जो प्रोडक्शन करने में हेल्प करे वो प्रोडक्शन कैपिटल। और कंजम्पशन कैपिटल का मतलब होता है जो लेबर को कंज्यूम करना होगा प्रोडक्शन करने के लिए। लेबर क्या कंज्यूम करेगा, लेबर कंज्यूम करेगा फूड, फूड कंज्यूम करेगा तो लेबर ताकतवर बनेगा, उसमें एनर्जी आएगी काम करने की। तो हम लोग लेबर को ना दो चीज प्रोवाइड करते हैं, हम लोग लेबर को फैक्ट्री में दो चीज प्रोवाइड करते हैं। वी प्रोवाइड हिम विद मशीन्स, दैट इज प्रोडक्शन कैपिटल, वो उसको डायरेक्टली प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एंड वी ऑल्सो प्रोवाइड हिम विद फूड, खाना खाएगा, एनर्जी ड्रिंक पिएगा तो ही तो फिर वो काम कर पाएगा। तो दैट इज कंजम्पशन कैपिटल। उसे लेबर क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, और कंज्यूम करने के बाद फिर काम करेगा। इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैपिटल, देखो जो देश के अंदर का कैपिटल है, ठीक है, जो देश की सेविंग से बना हुआ कैपिटल है। विल सी द कैपिटल का प्रोसेस। तो जब प्रोसेस पढ़ेंगे तो आपको ये पॉइंट ज़्यादा समझ में आएगा। कैपिटल बनता है सेविंग से, ठीक है, ये हम लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो जो देश की सेविंग से जो कैपिटल बना है वो इंटरनल कैपिटल है। और जो आपने
इंपोर्ट कराया है, दूसरे देश से कैपिटल ला रहे हो, दूसरे देश से मशीन ला रहे हो, दूसरे देश से कुछ भी ला रहे हो प्रोडक्शन करने के लिए, तो उसे हम एक्सटर्नल कैपिटल कहेंगे, तो इस कंट्री के सेविंग से नहीं बना है। एंड लास्ट टॉपिक है ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल किसे कहते हैं? ह्यूमन कैपिटल मतलब वो इंसान, देखो हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स तो है, ठीक है, हम लोग सब ह्यूमन बीइंग्स तो है। थोड़ा सा ना मैं साइज बड़ा कर लेता हूँ इसका, हाँ। सो वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग्स बट वी आर ऑल नॉट ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन बीइंग तो सब है, लेकिन जिसमें एजुकेशन है, जिसमें स्किल्स है, जिसमें हेल्थ है, इन्हें हम कहते हैं ह्यूमन कैपिटल। क्योंकि हर इंसान प्रोडक्शन नहीं कर सकता, इंसान वही प्रोडक्शन कर सकता है जिसमें एजुकेशन है, नॉलेज है, स्किल्स है, हेल्दी है, तो ओनली दोज पीपल कैन प्रोड्यूस। ठीक है, यहां तक एक बार आप गो थ्रू कर लो। नेक्स्ट लेट अस सी कि कैपिटल का जरूरत ही क्या है। आपके सिलेबस में दिया है नीड फॉर कैपिटल फॉर्मेशन, मतलब कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कैपिटल बनना। कैपिटल इतना जरूरी क्यों है? व्हाट इज द नीड? ये सिलेबस का पार्ट है, ठीक है। नीड या इंपॉर्टेंट बोल के आएगा एग्जाम में, ठीक है। तो कैपिटल क्यों जरूरी है, यहाँ पे आप 2-3 पॉइंट्स कर सकते हैं। कैपिटल जरूरी है क्योंकि इससे ही लैंड एंड लेबर का प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। देखो, लैंड मतलब नेचुरल रिसोर्स, और लेबर मतलब जो लेबरर्स लोग जो मेहनत करते हैं, तो मशीन के बिना भी प्रोडक्शन हो जाएगा, कैपिटल के बिना भी प्रोडक्शन हो जाएगा, लेकिन कैपिटल क्या करता है? इंक्रीज कर देता है प्रोडक्टिविटी, स्पीड को बढ़ा देता है। लेबर बेचारा अकेले काम करेगा तो स्लो करेगा, मशीन की हेल्प से जल्दी जल्दी हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी देता है, क्योंकि मशीन होगा तो उसे कोई चलाने वाला भी तो होना चाहिए। So it provides laborers with employment opportunity. It provides necessary tools to the workers. As I said, ये point number 1 के जैसा ही है कि वर्कर अकेले काम करेगा, खुद से काम करेगा तो थोड़ा स्लोली कर पाएगा, बट विद द हेल्प ऑफ कैपिटल उसका काम इजी हो जाता है। एंड विदाउट कैपिटल देयर विल बी नो प्रोडक्शन, क्योंकि रॉ मटेरियल तो नेचुरली आ जाएंगे, बट उस रॉ मटेरियल को कन्वर्ट तो करना पड़ेगा ना फिनिश गुड्स में। आप देखो आज दुनिया का कोई भी चीज जो बन रहा है तो वो कैपिटल के हेल्प से बन रहा है। अगर मशीन है तो ठीक, मशीन नहीं भी है तो मैन मेड कुछ चीजें चाहिए होती है बनाने के लिए, ठीक है। मैन मेड कुछ मशीन मतलब आप हमेशा वो बड़ा सा मशीन मत इमेजिन कीजिएगा, एक छोटा सा टूल भी, एक छोटा सा इक्विपमेंट भी कैपिटल ही होता है। एनीथिंग विच इज मैन मेड यूज्ड इन प्रोडक्शन वो कैपिटल ही होता है। तो बड़े से बड़ा मशीन और छोटे से छोटा एक स्क्रू ड्राइवर भी कैपिटल के कैटेगरी में आता है। बात समझ में आई? तो ये हो गया 4 पॉइंट। अच्छा, कैपिटल फॉर्मेशन किसको कहते हैं? देखो, कैपिटल बनने को कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। जब देश में फैक्ट्रीज बढ़ेगी, देश में नए नए टेक्नोलॉजी आएंगे, नए नए मशीन्स आएंगे, नए नए टूल्स आएंगे, नए नए इक्विपमेंट्स आएंगे, नए नए प्रोडक्शन करने वाली जब चीजें आएंगी, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। तो जब ये सब बनेगा तो कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। ये मीनिंग आप पढ़ लेना। हम लोग को क्या पढ़ना है? हम लोगों को पढ़ना है अच्छा, बिफोर वी गो टू प्रोसेस, हमें प्रोसेस पढ़ना है, बट प्रोसेस पे जाने से पहले मैं आपको एक बार ये समझा देता हूँ यहाँ क्या लिखा है। इस पैराग्राफ को आप मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। ये पैराग्राफ जितना है ना, ये इसको आप मार्क करके चलना। समझा देता हूँ यहाँ क्या लिखा है। यहाँ पे लिखा ये है कि देखो, जब हम लोग मशीन यूज करते हैं या कोई भी चीज यूज करते हैं तो उसकी वैल्यू में फॉल आता है, ठीक है। जैसे अगर आप मशीन 10 लाख का खरीदे हो तो 1 साल बाद भी क्या वो 10 लाख करेगा? नो, देयर विल बी फॉल इन द वैल्यू, क्योंकि आपने उसको चलाया है, बार बार यूज किया है, उसमें ब्रेकडाउन्स आए हैं, तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। उस वैल्यू कम होने को हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। देखो बीच में लिखा ना 3rd लाइन में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब फॉल इन द वैल्यू। तो आपको क्या करना पड़ेगा? इस फॉल इन द वैल्यू को वापस रिप्लेस करना पड़ेगा, आपको ठीक करना पड़ेगा, मरम्मत करना पड़ेगा या मशीन चेंज करना पड़ेगा। उसे हम कहते हैं मेंटेनिंग कैपिटल इंटैक्ट या रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। तो यूज करते करते चीजों की वैल्यू खत्म हो जाती है, चीजें खराब हो जाती है, उसको रिप्लेस करना इज कॉल्ड रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट। लास्ट टॉपिक जो हमारे सिलेबस में बोला है, ये सब इधर बगल वाला नहीं है, ठीक है। रोल ऑफ गवर्नमेंट ये सब नहीं है सिलेबस में। कॉजेज ऑफ लो कैपिटल फॉर्मेशन, दीज आर नॉट गिवन इन द सिलेबस। प्रोसेस बोला है सिलेबस में पढ़ने को। तो कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होता है, जितना मार्किंग किया हुआ है उतना आप करके चलिएगा। 3 स्टेप में होता है। स्टेप नंबर 1, क्रिएशन ऑफ सेविंग्स।
सबसे पहले हमें मशीन बनाने से पहले आप इमेजिन करके चलो हमें मशीन खरीदना है, तो मशीन्स आने से पहले, टेक्नोलॉजी आने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सेविंग्स करना पड़ेगा। वी नीड टू सेव। और सेविंग्स कौन कर सकता है? सबको ही करता है, हम भी करते हैं, आप भी करते हो, आपके पेरेंट्स भी करते हैं, सबको ही करते हैं। तो पहले तो पैसे बचाने पड़ेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू सेव। और जितना हायर इनकम होगा उतना हमारा एबिलिटी बढ़ेगा सेविंग्स करने का। तो फर्स्ट स्टेप इज पैसे बचाओ। दूसरा स्टेप है मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स, मतलब इसको एक जगह पे जमा करो। जो पैसे बचाए उसको एक जगह पे जमा करो। कैसे कर सकते हैं? ये बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के थ्रू कर सकते हैं। हम अपने सेविंग्स को कहाँ रखते हैं? बैंक में। आप अपने सेविंग्स को कहाँ रखते हैं? बैंक में। आपके गार्जियन सेविंग्स को कहाँ रखते हैं? बैंक में। सबको ही अपने सेविंग्स कहाँ रखते हैं? बैंक में। तो सबका सेविंग्स मोबिलाइज हो गया, एक जगह पे आ गया। अभी जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेसमैन है, वो थर्ड स्टेज में इस पैसे को लेंगे, बैंक से बोरो करेंगे और उससे टेक्नोलॉजी खरीदेंगे, उससे मशीन्स खरीदेंगे, उससे फैक्ट्री सेटअप करेंगे, उससे प्रोडक्शन करने के लिए जो जो लगेगा वो सब करेंगे। तो बन गया कैपिटल। तो ये कैपिटल कैसे बना? पैसों से। पैसे कहाँ से आए? बैंक से। बैंक में पैसे कहाँ से आए? सेविंग से। तो 3 स्टेप्स में ये प्रोसेस है। तो विद दिस हमने सेविंग्स का पार्ट कर लिया। ये भी टॉपिक सिलेबस में नहीं है, सजेशंस एंड ऑल ये सब सिलेबस में नहीं बोला है, ठीक है। सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड कैपिटल वाला पोर्शन। नाउ विल मूव टू एंटरप्राइज या एंटरप्रेन्योर वाला पोर्शन। राइट, सो नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है एंटरप्रेन्योर या एंटरप्राइज का टॉपिक। एंटरप्राइज किसे कहते हैं? एंटरप्राइज इज बेसिकली दैट ऑर्गेनाइजेशन जो ये सारा काम करवाएगी, प्रोडक्शन का काम करवाएगी। देखो, करना तो लेबरर्स को है। इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ मशीन कैपिटल, इट विल बी डन विद द हेल्प ऑफ लैंड, नेचुरल रिसोर्सेज। बट ये पूरा ओनरशिप, ये जिम्मेदारी लेगा कौन? Who will take the risk? Who will take the reward? Who will take the responsibility? It is the enterprise, ठीक है। तो मीनिंग मार्क कर लेना, एंटरप्राइज इज बेसिकली दैट ऑर्गेनाइजेशन व्हिच इज गोइंग टू मॉनिटर एवरीथिंग। किसी को तो जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी ना, लेबरर्स तो उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे, बट काम करवाने वाला भी तो कोई होना चाहिए, दैट इज एंटरप्राइज, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स एक बार देख लेते हैं हम लोग। सबसे पहला, इट इज नॉट अ हायर्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ये बाकियों को हायर करता है, इसको कोई हायर नहीं करता। Nobody hires any organization. The organization hires other factor of production. So land, labor, capital are all hired by them. These are not hired. मतलब entrepreneur is not hired. इसको जो मिलता है वो है प्रॉफिट, यानी रेसिडुअल इन नेचर है। रेसिडुअल इन नेचर का मतलब है जो बच जाए वो उसका प्रॉफिट, ठीक है। मतलब जो भी कमाई होगा, पहले इंटरेस्ट दे देंगे कैपिटल वालों को, वेजेस दे देंगे लेबर वालों को, रेंट दे देंगे लैंड वालों को, और जो रेसिडुअल बच गया वो हो गया प्रॉफिट। इसका जो इम्पैक्ट है ना वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है। मतलब एंटरप्रेन्योर को जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव इनकम होगा, उसको लॉस भी हो सकता है, ठीक है। एंड देयर इज रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। जो ये काम करता है ना, वो काम का कोई गारंटी नहीं है कब ज्यादा हो जाए, कब कम हो जाए, कब आउट ऑफ मार्केट चला जाए। तो ये बेसिकली there are a lot of uncertainty in terms of organization, in terms of entrepreneur, in terms of enterprise। enterprise जब काम करती है तो इनका कोई जैसे लेबर को पता है सुबह उठ के जाना है, काम करके आना है, उसका एक फिक्स शेड्यूल होता है। बट एंटरप्रेन्योर का ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं होता है। एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन देयर सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन, मार्केट डिमांड, इन सब पे डिपेंड करता है, ठीक है। डिफरेंसेस जो है ये वाला उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको एक बार रीड करके छोड़ सकते हैं। हाँ, डिफरेंसेस बिटवीन लेबरर्स एंड एंटरप्रेन्योर, ये आपको एक बार करके रखना चाहिए। 3 डिफरेंसेस आप कर लीजिएगा, जब चैप्टर एंड हो तब आप डिफरेंसेस कर लेना। नाउ वी आर गोइंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड दैट इज फंक्शन। क्या काम है एंटरप्रेन्योर का, क्या काम है ओनर का? तो पहला काम है रिस्क बियरिंग करना। जो भी प्रोडक्शन रिलेटेड रिस्क होते हैं, देखो रिस्क कैन बी प्रोडक्शन रिलेटेड, प्रोडक्शन में कुछ ऊंच नीच हो गया तो इसका गलती माना जाएगा। इन्वेस्टमेंट, इतना पैसा लगाते हैं, अगर वो पैसा बर्बाद हो जाए, अच्छा मशीन नहीं खरीदा या ठीक से प्लानिंग नहीं कर पाए तो हमारा पूरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, करोड़ में पैसा वेस्ट हो जाएगा। एंड हो सकता है प्रॉफिट को लेके भी रिस्क है, प्रॉफिट कोई गारंटी थोड़ी ना है कि मिलना ही मिलना है, देयर कैन बी लॉसेस। तो काफी रिस्क उठाता है ये काम करने के। डिसीजन लेना, ये भी उसका फंक्शन है। कैसे डिसीजन लेते हैं? कोई भी 2 आप याद कर सकते हैं। किस टाइप का डिसीजन? सिलेक्शन ऑफ कमोडिटी, जो प्रोडक्शन होगा, हम लोग क्या बनाएंगे, कितने क्वांटिटीज बनाएंगे, उसका ये डिसीजन लेता है। क्वालिटी एंड डिजाइन ऑल्सो, ये उसका भी डिसीजन लेता है।
कि किस क्वालिटी का बनेगा, कितने ग्रेड्स का बनेगा, क्या डिजाइनिंग होगा उसका। सो प्रोडक्शन रिलेटेड डिसीजन ही टेक्स, ठीक है। कोई भी आप दो याद कर सकते हो, ठीक है। देन कोऑर्डिनेशन एंड सुपरविजन, मतलब जो बाकी काम कर रहे हैं ना बाकी लोग, तो उनके काम को मॉनिटर करना, उनके काम को शेड्यूलिंग करना, उनके काम को देखना, उन्हें समझाना, उनको करेक्ट करना, दूसरों के काम को मॉनिटर करना, दैट इज ऑल्सो हिज जॉब, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 2 पॉइंट कर सकते हैं। ही मेक प्रोविजंस फॉर लेबर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, ही हैज टू मेक प्रोविजंस फॉर लेबर फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस। तो बेसिकली कहाँ कहाँ पे काम होगा, कौन कौन जाके काम करेगा, वो ये डिसाइड कर देता है। देन ही हैज टू परचेज मशीन, टूल्स, रॉ मटेरियल एंड स्टार्ट प्रोडक्शन। बेसिकली प्रोडक्शन रिलेटेड एवरीथिंग ही हैज टू अरेंज। बेसिकली यहाँ पे ना आप अरेंज वर्ड लिख लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और ये जो थर्ड फंक्शन है ना, ये अरेंज करने का है। ही हैज टू अरेंज एंड मॉनिटर, मॉनिटर मतलब सुपरवाइज, मॉनिटर। ही नीड्स टू अरेंज एंड मॉनिटर lot of things. You need to arrange labors, you need to arrange material, you need to monitor how the production is going on, ठीक है। तो ये सब उसका काम होता है। एंड आप एक फंक्शन कर सकते हो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन। देखो डिस्ट्रीब्यूटिव फंक्शन क्या होता है, सारे पैसे तो इसके पास आते हैं, जो ओनर है सब पैसा तो पहले उसके पास आता है, फिर ओनर इस पैसे से कैपिटल के बदले रेंट पे करेगा, इंटरेस्ट पे करेगा, लेबर्स को वेजेस पे करेगा, लैंड के बदले रेंट पे करेगा। सो बेसिकली ही इज गोइंग टू डिस्ट्रीब्यूट द टोटल अमाउंट। तो टोटल अमाउंट पहले आ जाते हैं इसके पास, फिर ये सबको सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, और जो रेसिडुअल रह गया वो उसका प्रॉफिट, ठीक है। तो ही डिसाइड्स टू रिवॉर्ड ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, और ये डिसाइड करेगा सबको कितना कितना मिलेगा। इनोवेटिव फंक्शन, तो ही हैज टू कंटिन्यू टू इनोवेट, फाइंड आउट न्यू मेथड्स ऑफ अर्निंग इन द बिजनेस। तो बिजनेस ये चला रहा है तो दिमाग भी इसे ही चलाना पड़ेगा, और ये इनोवेशन करेगा, ये नए नए तरीके ढूंढेगा बिजनेस में कमाने का, ठीक है। एसेंशियल क्वालिटीज ऐसे में सिलेबस में बोला नहीं है, बट आप ना केस स्टडी के लिए इसको थोड़ा 3-4 पॉइंट यहाँ से लर्न करके चल सकते हैं। बहुत सिंपल सा चीज़ है, ठीक है। डायरेक्टली सिलेबस में नहीं बोला है, बट एंटरप्रेन्योर जब पढ़ रहे हो तो मीनिंग में एक तरीके से आ जाता है ये। क्या क्या क्वालिटीज होने चाहिए एक ओनर में, क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए। करेज एंड एबिलिटी होना चाहिए, बिकॉज देखो मैक्सिमम लोग तो करेज ही नहीं जुटा पाते कोई अपना बिजनेस करने का। लोग जॉब में चले जाते हैं, जॉब करने के बारे में सोचते हैं, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ करेज। अपना काम करने में ना बहुत करेज लगता है, जो लोग करते हैं बस उन्हीं को पता होगा ये चीज़, और जो लोग नहीं भी करते हैं उन्होंने भी कभी ट्राई करने का सोचा जरूर होगा, बट दे डोंट हैव द करेज टू टेक द रिस्क ऑफ मैनेजिंग एवरीथिंग। केपेबल ऑफ टेकिंग क्विक डिसीजंस, जब आप बिजनेस करते हैं तो कभी कभी आपको बहुत फास्ट डिसीजन लेने पड़ते हैं, बहुत कुछ कंसिडर करके डिसीजन लेने पड़ते हैं, एंड समटाइम्स यू नीड टू टेक वेरी टफ डिसीजन। तो एक लीडर ही ऐसा कर पाएगा, एक ओनर ही ऐसा कर पाएगा। उसे नॉलेज होना चाहिए अबाउट द बिजनेस, अच्छा पढ़ा लिखा इंसान होना चाहिए, लॉ, टैक्स, इन सब चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए, फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए, जिस फील्ड का वो बिजनेस कर रहा है उस फील्ड में क्या हो रहा है उसे उसका नॉलेज होना चाहिए। एंड एक पॉइंट आप ये कर सकते हो, शुड बी फार साइटेडनेस, एक उसका फार साइटेडनेस, एक विजन होना चाहिए। अगले 5 साल में उसका बिजनेस कहाँ जा रहा है वो दूर दृष्टि वाला होना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये 4 पॉइंट आप कर सकते हैं। लास्ट टॉपिक जो हम लोग अपने सिलेबस का करने जा रहे हैं इस चैप्टर में, वो है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ एन एंटरप्रेन्योर, या एंटरप्राइज का क्या फंक्शन है। तो एक तो है कि आप आउटपुट बना कर दो, प्रोडक्शन करो, प्रोडक्शन ज़्यादा बना कर दो, जिससे कि देश में डेवलपमेंट हो, कस्टमर को ज़्यादा चॉइसेस मिले। दूसरा है मोबाइलाइजेशन ऑफ सेविंग्स। तो जो हमने प्रोसेस देखा था कैपिटल फॉर्मेशन का, लोग सेविंग्स करते हैं, बट वो सेविंग्स तो मैं भी कर रहा हूँ सेविंग, तुम भी कर रहे हो, सब अलग अलग कर रहे हैं, बट वो सारा एक जगह कैसे पहुंच रहा है, बैंक, और बैंक से कहाँ चला जा रहा है, एंटरप्रेन्योर के पास। तो ये सब का सेविंग्स को देखो, मैं 5,000 रुपये बचा लूँ उससे कुछ नहीं होने वाला, तुम 4,000 रुपये बचा लो उससे कुछ नहीं होने वाला, बट मेरा 5,000, तुम्हारा 4,000, किसी और का 2,000, सबका पैसा जब मिल जाता है ना तो वो करोड़ों रुपए हो जाते हैं, और उस करोड़ों रुपए का सही यूज एक एंटरप्रेन्योर कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करता है, देखो लेबरर्स को यही जॉब में रख रहा है, तो ही क्रिएट्स एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज ऑल्सो। बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट ये तब हो सकता है जब एक एंटरप्रेन्योर बैकवर्ड एरियाज में जा करके अपना बिजनेस सेटअप करे। गवर्नमेंट बहुत सारी फैसिलिटीज देती है, अगर आप बैकवर्ड एरिया में सेटअप करते हैं ना बिजनेस, तो गवर्नमेंट आपको बहुत सारी फैसिलिटीज देती है। फॉर एग्जांपल टैक्स कम लेगी सरकार आपसे, तो जब बैकवर्ड एरिया में सेटअप करोगे बिजनेस तो वहाँ के लोगों को जॉब मिलेगा, वहाँ के लोगों को अच्छा प्रोडक्ट मिलेगा,
एंड वो एरिया भी डेवलप होना शुरू हो जाएगा, पीपल विल स्टार्ट अर्निंग। तो वी नीड एंटरप्रेन्योर्स सो दैट हमारे बैकवर्ड रीजन्स भी डेवलप हो, एंड देर आर मेनी पीपल इन बैकवर्ड एरियाज जो कि एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, तो दे कैन डेवलप दोज एरियाज। एंड हमारे देश में जितने एंटरप्रेन्योर्स होंगे ना, हमें दूसरे देशों पे कम डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। पहले हमारे देश में मैक्सिमम गुड्स चाइना से आता था, आज हमारे देश में गुड्स अपने कंट्री में बन रहा है, सो वी आर लेस डिपेंडेंट ऑन चाइना, ठीक है, या किसी भी कंट्री को। सो वी नीड टू हैव मोर एंटरप्रेन्योर्स सो दैट हमारे देश में ज़्यादा आउटपुट बने, हमारे देश में सेविंग्स एक जगह चैनलाइज हो, मोबिलाइज हो, एक जगह जमा हो, उससे हम कुछ काम कर पाए। क्योंकि छोटे छोटे सेविंग्स सबके घर में कोई फायदा नहीं है, बट सबका सेविंग्स अगर एक जगह आ जाए तो वो मिलकर बड़ा अमाउंट बन जाता है, वी कैन मेक अ बिग डिफरेंस। जॉब क्रिएशन होगा, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे विद द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योर। देयर विल बी रीजन बैकवर्ड रीजन्स जो डेवलप होंगे, एंड देयर विल बी लेसर डिपेंडेंस ऑन अदर कंट्रीज। तो ये फंक्शन है एंटरप्रेन्योर का, ये कंट्री को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आपको ये चैप्टर कैसा लगा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताना, एंड अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, विल मीट वेरी सून विद द नेक्स्ट चैप्टर।